नगर सेठ रामचरण बहुत ही लालची और निर्दयी था। पैसे तो उसके घर के कोने कोने में ऐसे रखे हुए थे कि वह 7 जन्म ले लेता फिर भी गिनती पूरी नहीं होती। लेकिन घर पर आए कोई भी दुखी या गरीब लोगों के लिए उसके पास से 1 रुपये भी नहीं निकलता था। सेठ रामचरण की पत्नी उर्मिला देवी बहुत ही दयालु और परोपकारी महिला थी। वह किसी भी व्यक्ति को विपत्ति में नहीं देख सकती थी, लेकिन सेठ रामचरण की कंजूसी से वह बहुत दुखी रहती थी। वह यदि किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहती तो सेठ जी उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। उर्मिला देवी अपने पिता के घर से कुछ रुपये लाई थी। उसे गांव के ज़रूरतमंद लोगों को बहुत कम ब्याज में रुपये देती थी और उससे जो आमदनी होती उन्हीं रुपयों को दान करने तथा किसी की सहायता करने में खर्च करती थी। सेठ रामचरण का एक बेटा था, उसका नाम था गोपी। गोपी भी अय्यास किस्म का लड़का था। पिता के रुपयों में मजे करने वाला था। वह जिस चीज़ के ऊपर भी हाथ रख दे समझो वह चीज़ उसी की हो जाती, चाहे वह चीज़ किसी के लिए कितनी भी कीमती क्यों न हो, उसे वह हासिल करके ही रहता था। सेठ रामचरण अपने बेटा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह उसकी हर अच्छी और बुरी मांगे पूरी किया करते थे। लेकिन यह बात उर्मिला देवी को अच्छी नहीं लगती थी। गोपी जैसे बड़ा हुआ उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह सोचता, मेरे पिता पूरे शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, मैं रुपयों से जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। उसके सामने किसी के जज्बातों की कोई कीमत नहीं थी। एक दिन गोपी सुबह जल्दी जाग गया। उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके घर में सबके जूठे बर्तन साफ कर रही थी। उसने उसे आवाज़ लगाया। लड़की उठी और उसके पास गई। गोपी ने उसे घूंघट हटाने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसके मना करते ही गोपी को बहुत गुस्सा आया और उसने एक झटके में उसका घूंघट खींचकर अलग कर दिया और जैसी मर्जी वैसे उसके बदन से खेलने लगा। लड़की ने सहायता के लिए आवाज़ लगाया तो घर के बाकी नौकर और उर्मिला देवी के साथ साथ सेठ जी भी वहां पहुंचे जहां गोपी उस लड़की की दुर्दशा कर रहा था। उर्मिला देवी ने गोपी को हाथ पकड़कर अलग किया और पूछा, गोपी तू ये क्या कर रहा है? बेचारी लड़की बाल विधवा है, उसके साथ तू ये सब क्या कर रहा है? गोपी बोला, माँ मैं तो सुबह उठकर इधर मुंह धोने आया था, यही लड़की मुझसे जबरदस्ती लिपट गई। देखिए इसने अपने हाथ भी नहीं धोए, बर्तन धोते हुए ही मुझे देखकर मुझसे लिपट गई। आपको तो मालूम है न माँ, ये छोटे घरों की गरीब तबके की लड़कियाँ अमीर घर के लड़कों को फंसाने का काम करती हैं, जिससे उन्हें अच्छी मोटी रकम ऐंठने को आसानी हो जाए। उर्मिला देवी अपने बेटे गोपी की करतूत तो जान रही थी, लेकिन सभी नौकरों के बीच में यदि वह उसे डांटती तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। घर के सारे नौकर भी जानते थे कि गोपी कितना आवारा और अय्यास किस्म का लड़का है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अपना मुंह खोलने के लिए। सभी के सामने अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए उर्मिला देवी ने उस लड़की से कहा, मोहिनी तुझसे यह उम्मीद नहीं थी कि तू विधवा होकर ऐसा कुछ कर सकती है। तुझे शर्म नहीं आई मेरे बेटे के साथ ये सब करते हुए? मोहिनी ने उस समय सभी को सच्चाई बताई कि वह तो बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन गोपी ने ही उसे अपने पास आवाज़ देकर बुलाया और अब यह झूठ बोल रहा है। इतना सुनते ही सेठ रामचरण आगे बढ़ा और मोहिनी की चोटी पकड़कर 2 थप्पड़ उसके गाल में जड़ दिए। मोहिनी रोने लगी, लेकिन उसे चुप कराने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसे चुप कराना तो दूर, रामचरण ने अपने नौकरों से कहा, जाओ रे, इसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाओ और अपने शहर से बाहर निकाल दो। उर्मिला देवी को मोहिनी पर दया आ गई और उसने नौकरों से कहा, इसे चुपचाप रात होते ही शहर से बाहर कहीं दूर छोड़कर आ जाना। नौकरों ने वैसा ही किया जैसा उर्मिला देवी ने कहा था। उर्मिला देवी ने मोहिनी को कुछ रुपये और अनाज की पोटली चुपचाप दे दिया था, ताकि दूसरी जगह जाने पर मोहिनी को कुछ सहायता हो सके। मोहिनी जब सेठ के घर से जा रही थी तो गोपी से एक ही बात बोली, समय सबका एक सा नहीं रहता, सबका समय बदलता है। उसकी यह बात सुनकर गोपी ठहाका लगाकर हंस रहा था।
ये भिखारिन गरीब तबके के लोगों का क्या समय बदलेगा? मेरे पास क्या कमी है जो मुझे ऐसा सुनाकर जा रही है? मोहिनी वहां से तो चुपचाप चली गई, लेकिन उसके अंदर बदले की आग धधक रही थी। गरीब विधवा मोहिनी अब दूसरे शहर में पहुंचकर अपने आप को असहाय महसूस करने लगी। मोहिनी सड़क के किनारे धीरे धीरे यह सोचते हुए जा रही थी कि उसे काम कैसे मिलेगा, वह कहाँ जाएगी। मोहिनी ऐसा सोच ही रही थी कि एक कार तेज रफ्तार से आई और मोहिनी को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई और वहीं कुछ दूर पर सड़क के किनारे एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मोहिनी वहीं गिर पड़ी। उसके माथे से खून निकलने लगा और हाथ की हड्डी भी टूट गई। वहां चलते फिरते लोगों ने कार वाले को कार से सुरक्षित निकाला और मोहिनी को भी अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे कार का ड्राइवर कार को कंट्रोल नहीं कर पाया। पुलिस आई। पुलिस ने कार के ड्राइवर और मोहिनी दोनों के ही बयान लिए। कार के मालिक शहर के प्रतिष्ठित आदमी राकेश बाबू थे, जिनकी 4 फैक्ट्री शहर के बाहर थी। वह वहीं जा रहे थे। वह भला आदमी था। उसने अपनी गलती माना कि उसकी कार से मोहिनी को चोट लगी है तो उसकी भरपाई वह स्वयं करेगा। मोहिनी 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रही। उस बीच मोहिनी सिर्फ यही सोचती कि मैंने ऐसे कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा भगवान मुझे इस प्रकार दे रहे हैं। उसे क्या मालूम था कि जिसे वह दुख समझ रही थी, वास्तव में वही दुख उसके लिए अपार सुख लेकर आएगा। मोहिनी जब तक अस्पताल में रही, राकेश बाबू के घर से उसके लिए खाना और अन्य आवश्यकता की वस्तुएं समय समय पर पहुंच जाता। राकेश बाबू ने गौर किया कि मोहिनी को अस्पताल में रहते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन उसके परिवार से किसी ने भी यह पता लगाना जरूरी नहीं समझा कि मोहिनी कहाँ है, और न ही मोहिनी ने अपने घर वालों के बारे में जिक्र किया। लेकिन राकेश बाबू ने मोहिनी से उसके परिवार वालों के बारे में इसलिए नहीं पूछा, कहीं मोहिनी से कुछ भी पूछने पर उसे तकलीफ न हो, क्योंकि राकेश बाबू भी कुछ महीने पहले ही अपनी पत्नी को खोए थे। उसके गम में वे अभी कुछ ही दिन हुए थे बाहर आए थे। उन्होंने सोचा हो सकता है मोहिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था, जब तक मोहिनी अपने मुंह से अपने परिवार वालों के बारे में नहीं बताएगी, वे उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। राकेश बाबू 1-2 दिन बाद मोहिनी से अस्पताल में मिलने गए। उससे मिलते, बातें करते और वापस अपने घर आ जाते थे। अस्पताल में उन्होंने सभी स्टाफ से कह दिया था कि मोहिनी के इलाज में कोई कमी न करे और जितना भी खर्च आता राकेश बाबू दे देते। मोहिनी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। अस्पताल से राकेश बाबू को फ़ोन आया कि वे अब मोहिनी को लेकर जा सकते हैं। जब यह बात मोहिनी को पता चली तो उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था कि वह अब कहाँ जाएगी। उसने इतने दिनों में छुट्टी के बाद कहाँ जाएगी, इस बारे में सोचा ही नहीं था। राकेश बाबू अस्पताल गए और अस्पताल के डिस्चार्ज की सारी प्रोसेस पूरी किए और मोहिनी को अपनी कार में बैठाकर सीधे अपने फार्म हाउस में लेकर गए। फार्म हाउस में बहुत से मजदूर रहते थे। वह उन लोगों को देखकर चहक उठी। उसे उन मजदूरों में अपने मम्मी पापा दिखे और स्वयं के लिए काम भी दिखा। राकेश बाबू मोहिनी को प्रसन्न देखकर बोले, मोहिनी, क्या तुमको यहाँ अच्छा लगा? मोहिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। मोहिनी बोली, बाबूजी, मैं यहीं रह सकती हूँ क्या? राकेश बाबू ने कहा, हाँ मोहिनी, क्यों नहीं, जैसी मर्जी वैसे रहो, जब तक रहना है तब तक रहो। राकेश बाबू की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी को तो मानो मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। वह अब बहुत जल्दी ठीक हो गई और वहाँ के मजदूरों के साथ खेतों में काम करने के लिए जाने लगी। यह बात जब राकेश बाबू को पता चली तो वे मोहिनी के ऊपर बहुत गुस्सा हुए और ऐसे चिल्लाए जैसे मोहिनी उनकी कोई खास हो, क्योंकि मोहिनी देखने में इतनी सुंदर थी कि उसका जी चाहता वह हमेशा उसके सामने रहे, और हाथ की हड्डी टूटने के कारण खेतों के काम करने से परेशानी बढ़ने की आशंका थी। जब राकेश बाबू ने मोहिनी के ऊपर चिल्लाया तो मोहिनी को भी उसके गुस्से में अपनापन का एहसास हुआ। वह राकेश बाबू से कुछ बोलने ही वाली थी कि वह अचानक बेहोश हो गई। राकेश बाबू ने उसे अपनी कार में बैठाया और अस्पताल लेकर गए।
डॉक्टर ने चेकअप किया तो बताया कि मोहिनी एक्सीडेंट के बाद से बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए उसके खान पान और आराम का खास ध्यान रखा जाए। राकेश बाबू उदार दिल तो थे ही, उनको मोहिनी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता होने लगी और वे मोहिनी को सीधे अपने बंगलों में लेकर गए। वहाँ ले जाकर काम वाली बाई को इशारा किया कि उसे अंदर लेकर जाए। काम वाली बाई ने हाँ में सिर हिलाया और मोहिनी को एक कमरे में लेकर गई, जहाँ राकेश बाबू की पत्नी की फ़ोटो टंगी थी और वह फ़ोटो हूबहू मोहिनी की तरह ही थी। मोहिनी ने जैसे ही उस फोटो को देखा, वह थोड़ी देर के लिए तो ऐसी चौंक गई जैसे सचमुच उसी की फ़ोटो हो। मोहिनी ने काम वाली बाई से पूछा, ये किसकी फ़ोटो है? काम वाली बाई बोली, ये फ़ोटो मेम साहब की है। 4 महीने हो गए इनको गुजरे। साहब तो अभी अभी घर से बाहर निकलते हैं, वरना इतने दिनों तक मेम साहब की याद में ही आंसू बहाते रहते थे। काम वाली बाई की बातें सुनकर मोहिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। काम वाली बाई ने पूछा, आपको क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? मोहिनी ने रोते हुए अपनी कहानी काम वाली बाई को सुना दी। काम वाली बाई की आंखों में भी मोहिनी की कहानी सुनकर आंसू आ गए। बाहर खड़े राकेश बाबू ने भी मोहिनी की बातें सुनी तो वे चुपचाप घर से बाहर चले गए। शाम को जब घर वापस आए तो उन्होंने मोहिनी के लिए कुछ कपड़े और श्रृंगार का सामान लेकर आए और मोहिनी से कहा, मोहिनी ये तुम्हारे लिए है। मोहिनी ने जब सारा सामान देखा तो वह चीख पड़ी, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं एक बाल विधवा हूँ। आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ बाल विधवा होने के ताने दिए हैं और आपने सजने संवरने का सामान लाया है। नहीं, मैं इसे नहीं पहन सकती। राकेश बाबू ने उस समय तो मोहिनी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन राकेश बाबू मोहिनी के पास गए और बोले, देखो मोहिनी, मैं मानता हूँ कि तुम एक बाल विधवा हो, लेकिन तुम ये बताओ, तुम जानती हो तुम्हारा पति कौन था, कैसा दिखता था? क्या कभी तुम उसके साथ एक दिन भी पति पत्नी की तरह रही हो? मोहिनी ने ना में सिर हिला दिया। तब राकेश बाबू बोले, जब तुम अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं जानती तो तुम उसकी विधवा कैसे हो सकती हो? और अपनी पत्नी की फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ये फ़ोटो देख रही हो ना, यह फ़ोटो मेरी पत्नी शांति की है। मैंने इसके साथ पूरे 2 साल 4 महीने बिताए हैं। मैं इसका विधुर हूँ, लेकिन तुम तो अपने पति को जानती भी नहीं हो, फिर कैसी विधवा? मेरी बात मानो मोहिनी और शांत दिमाग से सोचो। इतना कहकर राकेश बाबू वहाँ से चले गए। शाम को जब वापस आए तो मोहिनी ने राकेश बाबू के लाए हुए कपड़े पहन लिए थे। राकेश बाबू मोहिनी का रूप देखकर मन ही मन खुश हुए, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। दूसरे दिन फिर राकेश बाबू ने मोहिनी से कहा, मोहिनी तुम्हारा चेकअप कराने अस्पताल जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मोहिनी नहा धोकर खा पीकर अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। उस दिन राकेश बाबू ने स्वयं गाड़ी चलाया और मोहिनी को सामने की सीट पर ही बैठाया। अस्पताल से इलाज कराने के बाद राकेश बाबू ने मोहिनी से कहा, मोहिनी क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात कर सकता हूँ? मोहिनी ने हाँ में सिर हिला दिया। राकेश बाबू ने मोहिनी को एक 5 स्टार होटल में ले जाकर उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा, देखो मोहिनी, शांति भी तुम्हारी तरह ही दिखती थी और जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है ऐसा लगता है जैसे शांति की जगह भगवान ने तुमको मेरे पास भेजा है। मोहिनी ने राकेश बाबू की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मुझे मालूम है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अपने ज़रूरत की पूर्ति होने तक तो ऐसे दिखाएंगे जैसे वही उसका सब कुछ है, लेकिन अपनी शौक पूरी होते ही अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल फेंकते हैं जैसे चाय में गिरी मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। राकेश ने कहा, मोहिनी मैं समझ सकता हूँ कि कोई तो बात तुम्हारे साथ ऐसी हुई है जो तुमको बहुत चोट पहुँचाई है। मोहिनी मैं जानता हूँ कि वो कौन सी बात है, तुम मुझ पर भरोसा करके बता सकती हो। राकेश बाबू की बातें सुनकर मोहिनी की दोनों आंखों में आंसू आ गए और वह सारी बातें बताई जो सेठ रामचरण के बेटे गोपी ने मोहिनी के साथ किया था। राकेश ने मोहिनी की बातें सुने तो उन्होंने मोहिनी को विश्वास दिलाया कि वह उसे जरूर सबक सिखाएंगे। राकेश बाबू ने मोहिनी से पूछा, क्या
अब तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो मोहिनी? मोहिनी चुप ही रही, वह कुछ भी नहीं बोल पाई। राकेश बाबू समझ गए कि मोहिनी की हाँ है और राकेश बाबू और मोहिनी ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अब मोहिनी राकेश बाबू के नाम का सिंदूर लगाने लगी और खुश रहने लगी थी, क्योंकि वह भी राकेश बाबू के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी और मन ही मन वह राकेश बाबू से प्यार करने लगी थी। उधर गोपी के पिता सेठ रामचरण को कैंसर की बीमारी हो गई थी। सेठ रामचरण ने जितनी दौलत बेईमानी से कमाई थी वह उसके इलाज में लग गई। अब रामचरण का सिर्फ खेत ही बच गया था। अब गोपी ने उसे भी बेचने के लिए निकाल दिया था। गोपी ने अपने खेत की बोली लगवाई। सेठ रामचरण और गोपी को विश्वास नहीं था कि उनका खेत इतना महंगे दाम में बिक सकता है। उसकी सबसे अधिक बोली राकेश बाबू ने लगाई और उसका सारा खेत खरीद लिया। अब गोपी के तो दिन ही पलट गए थे। वह अपने पिता की इलाज में कम, अपने शौक की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा रुपये खर्च करने लगा। अच्छी तरह से इलाज न होने के कारण सेठ रामचरण तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन गोपी को कोई अफसोस नहीं हुआ। अब गोपी अपने पास पड़ोस और उस शहर की जो भी सुंदर लड़की दिखती उसे उठवा लेता और जैसी मर्जी उनके साथ अय्यासी करता। बेचारी कई गरीब लड़कियां उसके कारण गर्भवती हो गई और कई ने तो बदनामी के डर से आत्महत्या कर लिया, लेकिन गोपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे गोपी के पास के सारे पैसे खत्म हो गए। अब गोपी के पास केवल उसका घर था, संपत्ति के नाम पर। गोपी ने उसे भी बोली लगवाई। उसकी भी सबसे ऊंची बोली लगाकर राकेश बाबू ने खरीद लिया और इस बार उन्होंने मोहिनी के नाम पर बोली लगाई। गोपी ने जब मोहिनी का नाम सुना तो उसकी आंखों के सामने मोहिनी के साथ किए दुष्कर्म याद आ गए, लेकिन उसने सोचा वह गरीब भिखारन इतने ऊंचे दाम पर कहाँ मेरी हवेली को खरीद सकती है। ये कोई रईस परिवार की मोहिनी होगी। अब लेन देन का समय आया। मोहिनी चमचमाती साड़ी पहने, मांग में लंबा सा सिंदूर लगाए, आंखों में काला चश्मा पहने, हाथ में महंगा सा पर्स पकड़े, गले में 4 सोने के हार पहने, दोनों हाथों में डायमंड की अंगूठी पहने, ऊंचे हील की सैंडल पहनकर ऐसे टक टक आवाज करती हुई गोपी के पास गई और टेबल पर पैसों से भरा ब्रीफकेस पटक कर रख दिया और बोला, गोपी सेठ, गिन लीजिए अपने रुपये और अभी के अभी हवेली खाली कर दीजिए। गोपी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम कुछ दिन का समय दे दीजिए, मैं आपकी हवेली खाली कर दूंगा। मोहिनी बोली, तुम्हारी हवेली में रखे कबाड़ के सामानों की क्या कीमत है? बोलिए, उसके दाम भी दे दूंगी ताकि सामान उठाने में तुम्हें कष्ट न हो, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है ना दूसरों को कष्ट देने की। स्वयं कोई कष्ट करना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। तुम्हारे घर में रखे सामान का दाम चुकाकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गोपी ने सोचा, यह तो सही कह रही है, मुझे घर के सामान उठाना भी नहीं पड़ेगा और मुंह मांगा दाम भी ले लूँगा। गोपी ने घर के सामान का दाम भी बता दिया। मोहिनी ने तुरंत उसकी मुंह मांगी कीमत उन सामानों की दे दी। गोपी की माँ उर्मिला देवी रो रो कर गोपी को मना करती रही कि वह घर के सारे सामान न बेचे, क्योंकि उन सामानों के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। वह ऐसा कह ही रही थी कि मोहिनी उर्मिला देवी के सामने जाकर खड़ी हो गई और आंखों पर लगा काला चश्मा उतार कर कहा, पहचाना उर्मिला देवी जी? उर्मिला देवी सकपका गई और खड़ी होकर बोली, कौन हो तुम? मोहिनी ने कहा, दिमाग पर जरा जोर डालिए मालकिन। मोहिनी ने तेज आवाज में कहा। मालकिन कहते ही उर्मिला देवी पहचान गई कि यह वही मोहिनी है जिसे हमने बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाला था। गोपी भी समझ गया था कि यह वही मोहिनी है। उसे आश्चर्य हो रहा था और वह यह जानने की जिज्ञासा भी कर रहा था कि यह गरीब बेसहारा मोहिनी इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई, लेकिन गोपी उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। इसलिए अपनी माँ से कहा, चलो माँ, अब यह हवेली हमारी नहीं है। उर्मिला देवी अपने घर के एक एक सामान को हाथ लगाती और रोती जाती कि मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन गोपी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। मोहिनी ने भी हवेली में ताला लगाया और चाबी अपने कमर में लटकाकर चली गई।
कुछ दिनों बाद मोहिनी उसी हवेली के सामने से अपने पिता के घर जा रही थी तो उसने देखा कि उर्मिला देवी उसी हवेली के सामने फटे चिथड़े कपड़े पहने लोगों से हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी और गोपी उसी के पास बैठा था। उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी क्योंकि गोपी को लकवा मार दिया था, जिसके कारण वह हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर मोहिनी को दया आ गई और उसने उन दोनों को हवेली में जाकर रहने के लिए कह दिया और एक काम वाली बाई भी उनकी सेवा करने के लिए लगा दिया। उर्मिला देवी और गोपी बार बार मोहिनी से माफ़ी मांगते और शर्मिंदगी महसूस करते। मोहिनी उन्हें कहती, बीता समय तो वापस नहीं आ सकता, अब आप लोग खुश होकर रहिए। अब मोहिनी अपने माता पिता की मदद भी करने लगी और राकेश बाबू के साथ सुहागन के रूप में सुखी गृहस्थ जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, मोहिनी ने उर्मिला देवी और गोपी के साथ सही किया या गलत किया, और यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।